G7 सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कनाडा पहुंच चुके हैं। कनाडा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जोरदार स्वागत किया गया। डोनाल्ड ट्रंप जो कि कनाडा के अंदर मौजूद थे G7 समिट के लिए, उन्होंने उसको समराइज किया और फौरन वापस नरेंद्र मोदी के G7 की मीटिंग में पहुंचने से पहले मिस्टर ट्रंप मोदी के डर से G7 की मीटिंग छोड़ के भाग खड़े हुए और उन्होंने कहा है कि आई एम लीविंग बिकॉज आई हैव टू बी समवेयर। तो ट्रंप साहब ने कहा कि भाई मैं मोदी को फेस नहीं कर पाऊंगा, मैं जाता हूं। नरेंद्र मोदी देखें, इंडिया इज अ बिग पावर, वन मस्ट एडमिट इट इन अ सेंस के उसका हुजम इतना बड़ा है, इट्स सो डिप्लोमेटिकली इंपॉर्टेंट। देखिए साहब, ऐसा है कि पाकिस्तान ने चुपचाप एक कमरे में जाके ईरानियों को ये तो बोल दिया कि आप चिंता मत करिए जी, 80 भी मुसलमान थे, 80 भी मुसलमान, आप बिल्कुल चिंता मत करो, आप फिक्र ना करो। अगर इसराइल ने आपके ऊपर कोई हमला करा, एटमी हमला करा, तो हम नस्ते नाबूद कर देंगे इसराइल को। ये लाहौरी बड़ा बड़ा बोलते हैं ना, धमकी दे दो, एटम बम मार देंगे, न्यूक्लियर मिसाइल मार देंगे, ठीक है, एक बार धमकी दे दो। अगर बंदा झुक गया तो ठीक है, फायदा ही फायदा, नहीं झुका तो थूक के चाट लेंगे, क्या दिक्कत है, यू टर्न मार लेंगे। नरेंद्र मोदी के G7 की मीटिंग में पहुंचने से पहले मिस्टर ट्रंप मोदी के डर से G7 की मीटिंग छोड़ के भाग खड़े हुए। जी हाँ, क्योंकि एक मीटिंग तय हो रही थी ट्रंप और मोदी के बीच में। जैसे ही मोदी को भारत का एजेंडा पता चला तो ट्रंप साहब ने कहा कि भाई मैं मोदी को फेस नहीं कर पाऊंगा, मैं जाता हूं, क्योंकि मुझको बहुत बड़े बड़े इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने हैं। वो मिडिल ईस्ट का वॉर जो मेरे रोके नहीं रुक रहा है, उसके लिए कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि मैं भी अब उस वॉर में फंसने वाला हूँ। क्योंकि जो एजेंडा भेजा था वो लीक हो गया है। और मैं आपको बताता हूँ कि मोदी जी ने क्या एजेंडा प्रिस्क्राइब किया था डोनाल्ड ट्रंप को, जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप को वहाँ छोड़ के भागना पड़ा। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को सबसे पहले जो सवाल पूछ रहे थे मोदी जी, वो ये कह रहे थे कि भाई ऐसा है कि ये देखिए कि आप दुनिया भर में क्लेम कर रहे हैं, आपने मुझसे बात भी नहीं की, आपकी मेरी कोई बात हुई नहीं जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था। उसके बाद भी आप पूरी दुनिया में क्लेम करते घूम रहे हैं कि आपने भारत को ट्रेड की धमकी देकर, टैरिफ की धमकी देकर भारत और पाकिस्तान का युद्ध रुकवा दिया। तो भाई अब आप युद्ध क्यों नहीं रुकवा पा रहे हैं? बीबी नेतन्याहू ने तो आपके लाख मना करते हुए भी, क्योंकि आप उससे कह रहे थे रुक जाओ, हमारा संडे का टॉक हो जाने दो, बीबी नेतन्याहू ने कहा तुम्हारी ऐसी तैसी, तुम जो है अपना टैरिफ और ट्रेड लेके बैठे रहो, ये सिक्योरिटी इश्यूज है। बहरहाल नरेंद्र मोदी साहब एक मुश्किल सी चीज़ जो है वो नज़र आती है। सो मुझे ऐसा लगता है दैट इंडियंस जो हैं वो दे आर वेरी मच इनटू द गेम, इस सेंस में कि दे आर बीइंग इनवाइटेड ऑन बिग टेबल्स, बट इन केस समवन सेज कि भाई वो उनकी जो सिचुएशन है वो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप नहीं चाहते कि मैं इनको वो अहमियत दूँ, तो लार्जली अमेरिकी सदर जो होता है वहाँ रुकता है, लेकिन वो नहीं रुके वहाँ। He didn't stop there. उसने कहा नहीं, मैंने जाना है। सो वो चले गए उस सेशन से। और उनका केस सारी बात है, जेन्युइन केस है, बिकॉज ईरान का एक बड़ा सीरियस थ्रेट है। ही हैज़ टू टेक डिसीजंस एंड ही कांट, सारी बात है, टेक डिसीजंस देयर उस सिचुएशन के अंदर। तो ये एक चीज़ ज़रूर मौजूद है। लेकिन ट्रंप का जल्दी निकल जाना, सारे का सारा गेम प्लान चेंज हो गया। और अब क्योंकि अमेरिका एडिशनल कैपेबिलिटीज़ दे रहा है मिडल ईस्ट के अंदर, रिसोर्सेज दे रहा है, अमेरिकन ऑफिशियल जो हैं वो इवन के अमेरिकन ऑफिशियल्स को कहा जा रहा है कि भाई टाइम आ गया है, शुरू करो कैंपेन, दिस दैट, ये वो बहुत सारी चीज़ें जो है ना, दे आर बीइंग आस्क्ड, ठीक है जी, कि तुम जो है वो आपको चाहिए कि आप कुछ ना कुछ करें। तो अब वो ईरान, अमेरिका क्या करता है, क्या नहीं करता, किस पैमाने पे चीज़ों को लेके जाता है, दैट इज़ समथिंग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ये मुझे एक इम्पॉर्टेंट सवाल लगता है। लेकिन जारी बात है किस हद तक इम्पॉर्टेंट है, क्या अमेरिका इसमें करता है, वेपन्स देता है, नहीं देता, कितने देता है,
खुद जंग का हिस्सा बनना चाहता है। दोस्तों, ईरान की जो एलीट फाइटिंग यूनिट है, इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर, उसके जनरल मोहसिन रजाई ने 2 दिन पहले एक बहुत ही बड़ा बयान दिया, जिसको सुनने के बाद दुनिया सोचने पर मजबूर हो गई कि क्या ये बात सच है कि झूठ है। उन्होंने लाइव टेलीविजन पे ये बोल दिया इंटरव्यू के दौरान कि भाई, पाकिस्तान ने हमसे वादा किया है कि अगर इजराइल आपके ऊपर न्यूक्लियर बम फेंकता है तो हम भी, यानी कि पाकिस्तान, इजराइल के ऊपर, तेल अवीव के ऊपर न्यूक्लियर हमला कर देंगे। ये जब इंटरव्यू रिलीज हुआ तो उसके बाद हाहाकार मच गई दोस्तों। लेकिन कुछ ही घंटे के बाद पाकिस्तान का एक बयान आता है। ख्वाजा आसिफ, पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर, ये कहते हैं कि साहब, हमने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं था। अब मैं इसके पीछे की आपको साइंस और ज्योग्राफी समझाता हूं दोस्तों। पाकिस्तान ने पक्का कहा होगा, 100% पाकिस्तान ने कहा होगा। ईरानी इतने बेवकूफ नहीं हैं कि हवाबाजी करें। देखिए साहब, ऐसा है कि पाकिस्तान ने चुपचाप एक कमरे में जाके ईरानियों को ये तो बोल दिया कि आप चिंता मत करिए जी, 80 भी मुसलमान थे, तुसी भी मुसलमान, आप बिल्कुल चिंता मत करो, आप फिक्र ना करो। अगर इसराइल ने आपके ऊपर कोई हमला करा, एटमी हमला करा, तो हम नस्ते नाबूद कर देंगे इसराइल को। ये लाहौरी बड़ा बड़ा बोलते हैं ना, लाहौरी जो हैं, दे ऑलवेज टॉक बिग। ठीक है, जूता 6 नंबर का, बातें 12 नंबर की। पाकिस्तानियों को ऐसी अलिफ लैला की कहानियां बहुत अच्छी लगती हैं, क्योंकि मेंटल ट्रॉमा इतना है दोस्तों पाकिस्तानियों का, इतना गजब का मेंटल ट्रॉमा है, क्योंकि हारी हुई कौम है, कभी जीत नहीं देखी। तो वो एक परियों की दुनिया में रहते हैं जहां पे सब कुछ परफेक्ट है। दे हैव दैट मेंटल स्पेस। पाकिस्तानियों की एक, जिसको कहते हैं कि एस्केपिज्म प्रो मैक्स होता है ना, जो एक तो एस्केपिज्म होती है, एक एस्केपिज्म प्रो मैक्स होती है, जिसमें पाकिस्तानी जीते हैं तो अपने लिए एक दुनिया बना लेते हैं इमेजिनरी। तो यही उन्होंने करा है। अब इसी दुनिया का एक इमेजिनरी बाशिंदा, इस इमेजिनरी दुनिया का इमेजिनरी बाशिंदा था ख्वाजा आसिफ। और इन लोगों ने, मैं आपको बता रहा हूं यकीन के साथ, गारंटी के साथ आपसे कह रहा हूं कि इन्होंने ईरानियों को बोला होगा कि हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। अगर यहूदी तुम्हारे ऊपर एटमी हमला करते हैं तो हम साफ कर देंगे इजराइल को। अच्छा, इनको जोश आ गया ईरानियों को। ईरानी भी बेवकूफ, उनको समझना चाहिए था कि भाई ये लाहौरी हैं, इनका कोई मॉरल कैरेक्टर ही नहीं है भाई, इनका कोई मॉरल कैरेक्टर नहीं है, बेगैरत लोग हैं लाहौरी। पाकिस्तानी, पंजाबी जितने भी हैं, दे आर नॉट वर्थ द ट्रबल। आप किन की बातों पर भरोसा कर रहे हैं? एक अच्छा इंसान होने के लिए कोई जरूरी नहीं है कि आप कौन से रिलीजन को फॉलो करते हैं। कोई भी एक अच्छा इंसान हो सकता है, चाहे वो किसी भी रिलीजन से बिलोंग करता हो। छोड़ दीजिए, भारत की बात मैं नहीं करती। भारत को अगर हम बीच में से निकाल भी दें और कहें कि जी भारत की बात नहीं कर रहे, तो पाकिस्तान में भी तो कुछ ना कुछ हिंदू कम्युनिटी रहती है। हम क्या मैसेज देते हैं उनको जब उन्हीं टेक्स्ट बुक्स को, हिंदुइज्म को फॉलो करने वाले पाकिस्तानी अपने स्कूल कॉलेज में पढ़ते होंगे? क्या लगता होगा उनको कि कितने जाहिल है हम लोग। सके तो मुझे ये समझ नहीं आती कि साड़ी को देखते ही सबको इंडिया का ख्याल क्यों आता है। साड़ी को देखते ही सबको ये क्यों लगता है कि ये कोई मुस्लिम लेडी नहीं पहन सकती हैं या नहीं पहनना चाहिए। मेरे खानदान में तो खैर हमेशा से लोग साड़ी पहनते हैं। मैंने तो बहुत आपको फोटोज अपनी मदर की भी दिखाई हैं और उसमें भी वो साड़ी में ही आपको दिखाई नहीं, बल्कि जहां तक मुझे मेरी मेमोरी जाती है, जो मैंने अपनी दादी को या अपनी ग्रैंड मदर को देखा था, तो उनको मैंने कभी शलवार कुर्ते में नहीं देखा, हमेशा उनको मैंने साड़ी पहने ही देखा। और हमारे यहाँ तो ऐसी कोई बात नहीं की जाती, लेकिन हाँ बहुत से लोग हैं ऐसे पाकिस्तान में जो इस बात पर एतराज करते हैं, जो इस बात पे भी जो है वो कहते हैं कि भाई आपने बिंदी कैसे लगा ली है, तो मतलब हिंदुओं का कल्चर है, साड़ी कैसे पहन ली है तो हिंदुओं का कल्चर है। तो मुझे समझ नहीं आती कि पहली बात तो ये कि चल अगर मान लूं मैं कि उनका कल्चर है और अगर हमने पहन ली तो उसमें ऐसी क्या बात होगी। और ये बात तो बहुत से लोग नहीं मानेंगे, लेकिन हम तो मानते हैं कि भाई कहीं ना कहीं 100-200 साल पहले या उससे पहले जो हमारे लोग थे या हमारे बुजुर्ग जो थे वो यकीनन इसी रिलीजन से ताल्लुक रखते होंगे, हिंदुइज्म में ही होंगे, इसलिए इस्लाम तो बहुत बाद में आया है। तो उससे पहले हम लोग क्या थे? तो जाहिर है अगर हम ये सब कॉन्टिनेंट के लोग हैं तो हम कोई मुगल या जो हमारे यहाँ कहा जाता है कि जी हम टर्की से हैं और इधर से उधर से, तो मैं उन चीजों को नहीं मानती। हम हरगिज़ टर्की वर्की से नहीं है, हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तान से ही हम यहाँ पर आए और अभी तक मुहाजिर कहलाते हैं।
हालांकि 78 ईयर्स हो गए, लेकिन आज भी अगर कोई आइडेंटिटी हमें बताई जाती है या हमसे पूछी जाती है तो हमें मुहाजिर ही कहा जाता है। हम 78 ईयर्स के बाद भी आज भी यहाँ पर मुहाजिर ही कहलाते हैं और ये बड़ी अजीब बात है। लेकिन हालांकि और लोग भी आए, कई लोग पंजाब में भी आए हैं, कई पंजाबी बोलने वाले लोग भी आए हैं और दूसरी जबानों के लोग भी हिंदुस्तान से पाकिस्तान शिफ्ट हुए 1947 के बाद, लेकिन उन्हें मुहाजिर नहीं कहा जाता। इवन हसन निसार साहब जो हैं वो भी बताते हैं कि भारत से उनकी फैमिली जो है वो पाकिस्तान शिफ्ट हुई थी, लेकिन उन्हें मुहाजिर नहीं कहा जाता। लेकिन हम लोग जो हिंदी उर्दू बोलते हैं हमें मुहाजिर कहा जाता है और आज तक हम मुहाजिर ही कहलाते हैं। और लेकिन उसके बाद जाहिर है कि अगर हम बात करें पूरे पाकिस्तान की, अगर मैं बात करूं तो डेफिनेटली जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर बहुत सख्त ज़रूरत है कि पाकिस्तान में अपनी सोच को बदला जाए। पाकिस्तान में जो हिंदुज़म के खिलाफ एक बात की जाती है, बार बार कहा जाता है कि नफरत की जाती है उस रिलीजन से, मेरा ख्याल है वो नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान एक प्रोग्रेसिव कंट्री बनने की तरफ तभी जाएगा जब इन नफरत वाली बातों से बाहर निकलेंगे, अपने आप को सुपीरियर समझना बंद करेंगे